हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग डेली सुबह 11 बजे घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे हैं। इसके क्रम में अभी हम लोग छठी सदी का जो मतलब कि छठी सदी ईसा पूर्व का राजनीतिक इतिहास रहा है उसको देख रहे हैं। इस चैप्टर में हमने 40 क्वेश्चंस इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ केवल आपके काम की चीज़ें मिलती हैं। इस चैनल पे कोई भी फालतू का 1 मिनट आपका नहीं लिया जाता है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशंस है उसको ऑन वगैरह करके रखेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पीडीएफ और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में जो है आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन से राजकुमार थे जिनको अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता था। तो कल हमने आपको बताया था कि जो एक वंश है जिसको कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता था। अगर आपको ये याद होगा कि वो पितृहंता वंश किसको कहा जाता था, किस वंश को, तो आपको इन्हीं दोनों में से उत्तर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित या फिर उदयन। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अजातशत्रु। कल हमने देखा था कि जो अजातशत्रु हैं इन्होंने बिंबिसार जो इनके पिता थे उनको मृत्यु के घाट उतार करके क्या किया था, अपना जो है मतलब खुद शासक बने थे। तो ये देखिए मगध के शासक जो अजातशत्रु हैं, टाइम ये रहा, इन्होंने अपने पिता जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, नाम क्या था उनका, बिंबिसार, इनकी हत्या की और उसके बाद फिर राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और आगे चल करके अजातशत्रु को भी उनके ही पुत्र जिसका नाम क्या था, उदयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदयन और उदयन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो उदयन है इन्होंने इनको फिर निपटा करके फिर ये शासक बने थे। ठीक है, तो इसी वजह से तो मतलब कि इस वंश को पितृहंता वन के मतलब पितृहंता कहेंगे, पितृ नहीं पितृहंता। किस तरह से लिखेंगे? पितृहंता, इस तरह से। ठीक है, पितृहंता वंश कहा गया क्यों? क्योंकि पिता की हत्या करके जो पुत्र हैं वो शासक बन रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक वाइक ज़रूर कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। कह रहे हैं कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य या वज्जी गणसंघ को हरा करके आत्मसात किया, मतलब उसमें मतलब मिला लिया, आत्मसात करने का मतलब। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक भी नहीं होंगे, महापद्मनंद भी नहीं, अजातशत्रु हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका सही उत्तर है कि वैशाली जो है वो वज्जी संघ का क्या था, प्रमुख गणराज्य था। ठीक है, वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य माना जाता था। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, तो लिच्छवी वंश के जो लोग थे वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। आगे देखिए, बिंबिसार के टाइम पीरियड से ही मगध और वज्जी संघ में जो है मनमुटाव चल रहा था, मतलब तनातनी उसी टाइम से चल रही थी। बस ये नहीं हो रहा था कि कौन भारी पड़ेगा और उसको मतलब कि निपटा के अपने में मिला लेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे चल करके जो अजातशत्रु हैं उनके टाइम ये संघर्ष में ही बदल गया कि आमने सामने दोनों भिड़ ही गए। अभी तक तो केवल मनमुटाव चल रहा था, मन में ईर्ष्या थी कि बस खा जाऊँ, पा जाऊँ, तुमको अकेले कच्चा खा जाऊँ, इस टाइप का। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जब अजातशत्रु का टाइम आता है तो उसके टाइम में दोनों सामने सामने भिड़ ही गए, दोनों में ही जो है जो बर्दाश्त की सीमा थी वो पार हो जाती है और दोनों भिड़ जाते हैं। तो वही यहाँ बता रहे हैं। और निर्यावली सूत्र, यहाँ से मतलब इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय लिच्छवीगढ़ के जो प्रधान थे वो चेटक थे। चेटक के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। आगे देखिए, उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों जिसमें काशी कौशल के गणराज्य थे इनको एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। ठीक है, जबकि भगवती सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि जो अजातशत्रु हैं वो इन सब को निपटा करके फिर उनका विजेता बन जाता है। ये तो वही कहानी हो गई जैसे जो मतलब कि आधुनिक भारत में हम लोगों ने पढ़ा है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में देखिए 3 लोग मिल करके जाते हैं, उसके बाद भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाते हैं। तो वैसी ही कहानी यहाँ हो रही है। ठीक है, हालांकि ये घटना पहले की है और बक्सर का युद्ध बाद का है। आगे देखिए, अजातशत्रु ने कूटनीति से अपना काम चलाया और पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ मतलब एक मजबूत जो है दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद उसने अपने मंत्री जिनका नाम क्या था, वश्यकार, उनको भेज करके पहले वज्जी संघ में फूट डलवा दी। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है कि जो मतलब अजातशत्रु है ना, वो एक बार जाते हैं गौतम बुद्ध के पास, यानी महात्मा बुद्ध के पास, और वो उनसे जानना चाहते हैं कि जो वज्जी संघ है उसको कैसे तोड़ करके हम वहाँ पे विजय पा सकते हैं।
तो फिर उनके महात्मा बुद्ध के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या वहाँ पे एकता है? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या उन्होंने मतलब वो लोग बड़े बुजुर्गों की बात को सुनते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या महिलाओं का आदर करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि जब तक वज्जी संघ के लोग इस तरह के जो काम है वो करते रहेंगे, आप उनको फिर नहीं विजय पा पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा फिर क्या होगा? तो इनके मन में आइडिया आया कि ऐसे तो नहीं, पहले वज्जी संघ को ही तोड़ देते हैं। तो इन्होंने अपने मंत्री, जिनका नाम था वश्यकार, उनको भेजा और वज्जी संघ में फूट डलवा दी। ठीक है, जब वज्जी संघ ही टूट गया तो कहा जाता है ना, एकता में शक्ति होती है। लेकिन जब एकता ही भंग हो गई तो ये लोग थोड़ा मतलब कि कमज़ोर हो गए, और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो कमज़ोर को दबोचने के लिए तो हर कोई तैयार बैठा रहता है। ठीक है, तो वही हुआ। NCERT जो क्लास 6 है ना, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हमने पूरा कंपाइलेशन भी करके दिया हुआ है, तो उसी में ये कहानी बताई गई थी। और वहीं पर ये बताया गया था कि 2 सफल मंत्री, एक वश्यकार थे, एक और हैं, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो उसी सफल मंत्रियों में ये वश्यकार भी जो है मतलब कि थे। और ये क्वेश्चन ना सीटेट ने पूछ रखा है। सीटेट से याद आया कि हम अपना, जैसा कि ये चैनल स्टार्टिंग से ही हम लोग सीटेट की इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने स्टार्ट ही सीटेट से किया था, लेकिन फिर आपको पता ही है कि जुलाई में हुआ नहीं सीटेट, दिसंबर में अब होना प्रस्तावित है। तो हम लोग फिर से अपने पुराने फॉर्म में एक नए अंदाज में सीटेट की जो प्रैक्टिस है, सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। कल से ही स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोगों में से कोई सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, स्पेशली SST पेपर 2 की, तो एकदम आँख बंद करके आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2 बार सीटेट क्लियर किया हुआ है, एक बार हमने यूपी टेट का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो एक अच्छा अनुभव है हमारे पास सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के, और प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में फंसे हुए हैं उनसे। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया कि ये जो अपने मंत्री वश्यकार को भेज करके वज्जी संघ में पहले फूट डलवा देते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो लोग आपस में ही मतलब भिड़े पिले रहे, आपस में ही लड़ने लगे, तो उसके बाद क्या होगा, उनका संगठन कमज़ोर हो जाएगा। एकता में जो शक्ति थी अब तो वो ख़त्म हो गई है। अंत में, अंततोगत्वा मतलब होता है अंत में, जो अजात शत्रु हैं इन्होंने आक्रमण किया और लिच्छवियों को पराजित कर दिया। ठीक है, और उनका जो भूभाग है वो अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब जब पराजित कर दिए हैं तो पूजा तो करेंगे नहीं, यही करेंगे ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके टाइम पीरियड में हुआ था? मालवा वाला जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या फिर शिशुनाग? तो जो शिशुनाग हैं, आपको पता है ये कालाशोक जो है, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा, कालाशोक के द्वारा, एक सेकंड, हाँ अभी फिर से बताते हैं, थोड़ा आगे हम लोग इसको देख लेंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन शिशुनाग नागवंश था या कौन सा वंश था, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो इसका उत्तर तो हो गया शिशुनाग। ठीक है, हम लोग इसकी जो व्याख्या देखेंगे तो वो हो जाएगा कि पुराणों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो मगध के नरेश थे शिशुनाग, इन्होंने अवंती जो कि मालवा क्षेत्र के शासक थे, उनको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो शिशुनाग जो है ये नागी वंश था क्या, कौन सा वंश था, मुझे अभी पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा, एक सेकंड तुरंत ही बताते हैं। तो दरअसल ये जो शिशुनाग है ना, ये नाग वंश के नहीं, शिशुनाग वंश के ही संस्थापक थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर अपने वंश का नाम रखा। ठीक है, शिशुनाग वंश। और हर्यक वंश के बाद दूसरा जो मतलब कि शासन रहा है वो इन्हीं वंश का रहा है, शिशुनाग वंश का ही। इसी शिशुनाग वंश के ही एक शासक हुए कालाशोक। कौन? कालाशोक। ठीक है, तो ये जो कालाशोक है इनके टाइम पीरियड में एक बौद्ध संगीति हुई थी। पहली हुई थी कि दूसरी हुई थी कि तीसरी कि चौथी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी हमने हाल ही में बौद्ध जो मतलब कि बौद्ध काल रहा उसको पढ़ा हुआ है, और उसमें हमने आपको चारों बौद्ध संगीतियों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि शिशुनाग वंश के शासक जो कालाशोक थे, इनके टाइम पीरियड में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ आपके द्वारा मतलब इनके द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। महापद्मनंद, घनानंद, महानंदन या नंदीवर्धन? तो ये हो जाएंगे महापद्मनंद। ठीक है, तो महापद्मनंद के द्वारा जो नंद वंश है उसकी स्थापना की जाती है। आगे यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या में देखने को मिलेगा कि मगध पर जब शिशुनाग वंश है इसका जो समापन होता है, उसके बाद फिर आपको नंद वंश का वर्चस्व जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है,
नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद और इन्हीं को उग्रसेन कहा जाता था। पुराणों में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम। ये दोनों की दोनों उपाधियां ऑलरेडी हमारे पीसीएस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ध्यान से देख लीजिए कि पुराणों में जो महापद्मनंद हैं इनको कौन सी उपाधियों से संबोधित किया गया है? एक तो सर्व छत्रांतक और दूसरा मतलब कि अपरो परशुराम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि जो महापद्मनंद हैं वो। आगे देखिए कि वाराणसी को अपनी सेकंड जो राजधानी है वो किनके द्वारा बनाई गई थी? हमारे पास विकल्प क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो जब एग्जामिनर को ही नहीं पता तो उन्होंने पूछा क्यों था? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हम लोग इसके उत्तर की तरफ चलते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी जो है वो काशी महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी? काशी महाजनपद की, जिससे हर्यक वंश के संस्थापक या हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जिनका नाम क्या था? महाकोशला, उनके साथ विवाह करके दहेज में प्राप्त किया था। तो आजकल जो ये छुट्टू मुट्टू जो है चीज़ें मिल रही हैं दहेज में ना, इस तरह के दहेज वो लोग नहीं दिया करते थे। पूरा का पूरा है मतलब एक राज्य ही दिया करते थे, एक शहर दे देते थे दान में नहीं, दहेज में। ठीक है, कि ले जाओ भैया दहेज में ये सब ले जाओ। आज कूलर फ्रिज एसी इन सबको देने में लोगों की हालत खराब है। खैर वो लोग शासक थे, आज कोई शासक नहीं है। आगे देखिए, और इसी प्रकार अजातशत्रु के टाइम देखिए प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? वाजिरा, इनका विवाह किसके साथ किया था? अजातशत्रु से किया। और उसके बाद काशी के ऊपर उनका जो अधिकार है वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, किनका? अजातशत्रु का। आगे चल करके कालांतर मतलब आगे चल करके जो शिशुनाग हैं इन्होंने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाया तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा जो है वो नियुक्त कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, शिशुनाग इन्होंने अपनी वैशाली को अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, आगे देखिए। तो आपको समझ आ रहा है कि दिए गए जितने विकल्प हैं उसमें स्पष्ट ही नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर तो शिशुनाग ही माना है। ऐसे ही करके आरओ में सबको बोरा हुआ है और ये लोग ना सुधरेंगे नहीं कभी। सरकार जो है ना आंख बंद करके बैठी हुई है, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर करते क्या हैं ये लोग। 2-2 साल में एक पेपर करवाएंगे, एक बार पेपर करवाएंगे कैंसिल हो जाएगा, फिर धरना प्रदर्शन करो दोबारा से पेपर होगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन गलत देंगे। खैर आंसर की आएगी, आंसर की में भी आपको 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तक लोग जो है जाएंगे कि ये चैलेंज करेंगे, इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद फिर जो दूसरी आंसर की है उसको वो जारी नहीं करेंगे, उसको बता देंगे कि हमारी बौद्धिक संपदा है। पता नहीं कौन सा उन्होंने अन्वेषण किया है, खोज किया है जो उनकी बौद्धिक संपदा हो गई। कुछ समझ नहीं आता स्टूडेंट के साथ ये जो टॉर्चर हो रहा है ये कब तक होता रहेगा और कब तक बच्चे ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक कब हम लोगों के शब्द का बांध टूट जाएगा। चलिए देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? एक मिनट का टाइम लेना चाहेंगे आपसे। आप लोगों ने अगर कभी कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया हो, जैसे टीचर का एग्ज़ाम हो, सपोज दैट केवीएस की यदि हम बात करें तो जो केवीएस है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है इसमें आप देखिए आपके कितने मार्क्स बने हैं वो भी दिया जाता है, कितनी मेरिट जा रही है ये भी दिया जाता है, और पेपर लीक की भी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1 नंबर का पेपर करवाते हैं, ये सब भी तो आयोग ही हैं। तो कुल मिला के जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का या अन्य स्टेट्स का, यही लोग इतनी गंदगी मचा के रखे हुए हैं। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मौर्य, सुंग, कुषाण या फिर गुप्त। तो कौन हो जाएंगे? ये आ जाएंगे मौर्य। ठीक है, तो नंद वंश के पश्चात फिर मौर्य जो वंश है उसका शासन स्टार्ट होता है। तो मगध के नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो मगध का नंद वंश है इसकी स्थापना जब शिशुनाग वंश था उसका अंत करके किया गया था। ठीक है, नंद वंश में टोटल 9 शासक हुए। नंद वंश के अंतिम काल में यानी कि जब उनका अंतिम टाइम पीरियड चल रहा था उसमें जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी भरकम जो जुर्माना इट मीन्स टैक्स लगाने के कारण जो जनता है ना वो शासकों के विरुद्ध हो गई।
और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। महंगाई से लोग तंग आ गए, ऊपर से रोज नए नए टैक्स से लोग तंग आ गए। तो इस वजह से फिर उन लोगों ने कहा कि अब ना चल वो आगे देखिए। और इसी का लाभ उठाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने चाणक्य के सहयोग से जो घनानंद है, या इनको धनानंद कहा जा रहा है, इनकी हत्या करके नंद वंश का जो है अंत कर दिया। ठीक है। और इससे तो एक छोटी सी कहानी भी है कि जो चाणक्य हैं वो इनके पहले मित्र हुआ करते थे, पर इन्होंने उनको अपमानित किया था, तो उन्होंने अपनी चुटिया खोल ली थी चाणक्य ने कि अब तो जब तक तुमको नाश नहीं कर देंगे, अपनी चुटिया नहीं बांधेंगे। अंत में फिर ये मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर करते हैं और फिर उनके बाद इनको निपटा करके वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। और फिर आगे मतलब कि मौर्य वंश के ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में उनके मंत्री वगैरह रहते हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिससे क्वेश्चन खूब बनता है। आगे देखिए। और उसके बाद देखिए जो शुंग मतलब कि जब जो मौर्य वंश है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बाद मौर्यन के बाद शुंग आए, फिर कण्व आए, फिर गुप्त, फिर इस टाइम से इस तरह से जो मगध है वहाँ पे लोग शासन किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखी प्रमाण है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तो किसी और से ही रिलेटेड है। रुम्मनदेह स्तंभ लेख, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नेपाल जो है वो उनका जो है जन्मस्थल था गौतम बुद्ध का। फिर देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये तो रुद्रदामन से संबंधित है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2022 में पूछा गया था। धनदेव का मतलब कि अयोध्या अभिलेख, जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ये जानकारी मिलती है कि एक शासक थे जिनके द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, तो उनके शायद पुष्यमित्र की बात हो रही है कि ऐसे कोई शासक थे जिन्होंने जो है 2 बार, पुष्यमित्र शुंग ही थे शायद, कि उन्होंने 2 बार मतलब कि अपना करवाया हुआ था अश्वमेध यज्ञ को। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आगे हम देखते हैं। और इसके पहले जो हमारा विकल्प है वो तो देख लीजिए कि जो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है वो आपको कहाँ से मिलता है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि राजा नंद जो है उनका उल्लेख। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका जो अगला हमारा व्याख्या है वो। ठीक है, तो देखिए जो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक है उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो खारवेल थे। ठीक है, तो कलिंग कौन सा है, तो वर्तमान में जो उड़ीसा है, जिसको 361 ईस्वी में, बताइए 361 ईस्वी में या 361 ईसा पूर्व में जो अशोक हैं उनके द्वारा जीता गया था। अभी मुझे पता चल जाएगा कि आपको कंफर्म है कि नहीं कि ईसा पूर्व में जीते थे या ईस्वी में जीते थे। आप कमेंट करिएगा। जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं ना बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के रहते हैं, उनको कमेंट जरूर किया करिए। सपोज दैट नहीं भी पता है ना तो थोड़ा गूगल वगल कर लिया करिए। आजकल तो गूगल का ज़माना है, 2 मिनट में चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उससे क्या होगा ना कि दोबारा अगर सपोज दैट 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, मतलब कि एक में ईस्वी लिखा है, एक में ईसा पूर्व, आपको समझ ही नहीं आ रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस पूछता भी है, तो अगर आप एक बार सर्च किए रहेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कुल मिलाकर के, बस और कोई बात नहीं है। बाकी हम बताने को तो हर चीज़ बता ही सकते हैं। सपोज दैट अब देखिए मैं कोई बहुत वो क्या बोलते हैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं, तो हो सकता है मेरे भी माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं, लेकिन गूगल करके हम भी बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह का कन्फ्यूज़न हमें हो रहा है मे भी आपको भी होता हो, तो अगर आप खुद से उसको सर्च करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न सदा के लिए दूर हो सकता है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि खुद मतलब खोजिए। ठीक है, आगे देखिए। तो कलिंग के चेदी वंश के जो शासक थे, जो कि सबसे प्रतापी शासक थे, उनका नाम क्या था, खारवेल था। तो कलिंग वही उड़ीसा है। ठीक है, इसके विषय में जो जानकारी है उसका जो प्रमुख स्रोत है, इनके द्वारा जो हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया गया था वहाँ से मिल जाता है। नंदवंशी शासक जिनका नाम क्या था, महापद्मनंद, इनके द्वारा कलिंग में क्या बनवाया गया था, तो जो नहर है उनको खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है इसी अभिलेख में। ठीक है, आगे ये नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखी साक्ष्य भी कहलाता है। तो इस बात को भी थोड़ा जाने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है कि आप जैसे यही पूछ लेंगे कि वो कौन सा अभिलेख है जो नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखी साक्ष्य प्रदान करता है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है,
तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अयोध्या अभिलेख, ये केवल एक ही बार नहीं कई बार पूछा गया है। आरओ ने भी इसको पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है, और हमारे उत्तर प्रदेश में एक जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। तो इस वजह से मैं इस पर थोड़ा फोर्स करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जो पुष्यमित्र शुंग थे ना, उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। और यहाँ आपसे ना पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कुछ पता हो या ना पता हो, जब से हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं कई बार बता चुके हैं कि जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। ठीक है, तो कम से कम हम जो अब देखिए, पहला तो बृहद्रथ वंश था, लेकिन उसकी जानकारी या उससे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं दरअसल, तो हम लोग ना हर्यक वंश से ही जो है स्टार्टिंग मानते हैं। तो चौथा तो सबसे पहले होना चाहिए। और इस हिसाब से आप देखिए कि आपको अगर केवल इतना सा पता है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चौथा केवल एक जगह दिया हुआ है। तो हर्यक वंश, उसके बाद फिर नंद आए, नंद के बाद फिर आप देखिए मौर्यन आए, मौर्यन के बाद फिर शुंग आए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है कि हर्यक वंश जो है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, और उसके बाद जो शुंग वंश है वो मतलब कि 184 से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था, अशोक ने 261 ईस्वी में या ईसा पूर्व में कब जीता था जो है कलिंग को, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, जिसके दरबार से संबंधित थे, वो आपको बताना है। हमारे पास मतलब विकल्प क्या है? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो बिंबिसार के जो है मतलब कि दरबार से रिलेटेड थे जीवक। कौन? जीवक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध के समय का जो सबसे प्रसिद्ध वैद्य था जिनका नाम था जीवक, ये बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड थे। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के जो शासक थे, नाम क्या था उनका? चंड प्रद्योत। इनको एक रोग हो गया था जो कि हमने कल देखा था, उसको ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, पांडु रोग से ये ग्रसित थे। आगे देखिए कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये अभी तो ऊपर देख के आ रहे हैं, जीवक थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ए और बी को ध्यान से पढ़ना और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला क्या है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। वैदिक धर्म तो सच में बहुत जटिल था अभी, और आज भी तो वो जटिल ही है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो आप देखिए कि, और हाँ ये भी तो जानिए, अगर उथल पुथल ना होता तो जो जैन धर्म आया, जो बौद्ध धर्म आया, ये सब क्यों आते? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। अनेक मत और दर्शनों का प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया, और विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी, जिन्हें परिव्राजक भी कहा जाता है, ये घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार प्रसार करके एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। अब वैदिक धर्म को जो नहीं मानते हैं वो लोग वैदिक धर्म का खंडन करेंगे, जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते वो बौद्ध धर्म का खंडन करेंगे। तो इस तरह की बातें चलती हैं। आगे देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में हमें प्राप्त होते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र और पाइथागोरस थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल भारत देश के भीतर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, विदेशों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। और वैदिक धर्म तो सच में बहुत जटिल हो चुका था। सबसे घटिया उसमें अगर कुछ था तो वो छुआछूत की प्रथा थी, जो कि आज भी आपको गाँव में देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जिससे पुरोहित का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। और यज्ञों में बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता था। अब यज्ञ आप करवाएंगे तो क्या आपको लगता है कि 1,50,000 में हो जाएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। और पशु बलि को भी बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, जैसे गाय, बैल, अगर इन सब की बलि देंगे तो किसानों को कितना नुकसान हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना आप देखिए कि मतलब इनका खंडन हुआ, और बहुत ज़्यादा उथल पुथल का टाइम पीरियड वो समय था। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो कालपी नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर के बारे में कह रहे हैं गंगा नदी या फिर यमुना या नर्मदा या कृष्णा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि यमुना नदी के तट पर था।
तो जो कालपी नगर है ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है और ये यमुना नदी के तट पर था। प्राचीन काल में ये कालप्रिया नाथ या कालप्रिया नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जैसे महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से कन्नौज को जाना जाता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसको नहीं पूछ लेंगे? बिल्कुल पूछ लेंगे, अपने यूपी से रिलेटेड है। एक सेकंड लगेगा पूछने में कि कालपी का जो प्राचीनतम नाम क्या था, तो याद रखिएगा कालप्रियानाथ या कालप्रिया नगरी। ठीक है, आगे देखिए, समय के साथ नाम जो है संक्षिप्त होकर के क्या हो गया, कालपी हो गया और ये 4वीं सदी में राजा वसुदेव के द्वारा बसाया गया नगर था। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये देखिए आ गया ना कि प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी या प्राचीन जनपद और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी, ठीक है, कुरु, पांचाल और क्या है, कौशल और वत्स। ठीक है, तो पांचाल की एक क्षेत्र थी, ये मुझे एकदम कंफर्म है। तो अगर हम पांचाल का देखें कहाँ है, लगता है ज़्यादा ही कंफर्म हो गया है। एक सेकेंड, ये है बी में है पांचाल और बी का कहाँ जा रहा है, 3। ठीक है, तो बी का 3 हम लोग पहले देखेंगे, जो मुझे एकदम कंफर्म है। ओ देखिए, जो मुझे कंफर्म है उसी से हमारा उत्तर भी निकल के चला आ रहा है। मतलब अगर आपको एक विकल्प ठीक से पता है तो फिर अन्य विकल्प अगर नहीं भी आ रहे हैं तो क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो जाए। हमेशा नहीं होता है, ज़्यादातर टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, उत्तर 20 का हो जाएगा। अन्य जो है उनको मिलाने में दिक्कत होगा क्योंकि 2-2 पेज में आ रहा है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। वहीं यदि हम पांचाल की बात करें तो अहिक्षत्र हो जाएगा। कौशल की साकेत थी, और ये जो कौशल की साकेत है ना, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वाला एग्जाम होता है 2018 या 19 के मध्य में जो हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, वत्स की क्या हो जाएगी, कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, तो आरओ मेंस 2016 में। अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर से महाजनपद और राजधानी आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद हैं। ये क्वेश्चन 2021 वाले में पूछ लिया गया था, आरओ में, प्री में। ठीक है, तो हमें दरअसल जानना चाहिए कम से कम जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको। और हम लोग इसका जो है देख लेंगे। हमारे पास मतलब महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानी दी है, आपको मिलाना है। कुछ पता हो या ना पता हो, मुझे ये पता है कि शूरसेन की मथुरा है। ठीक है, तो सी का 1। और अस्मक का पोतन, ये मैंने कल आपको बताया था कि जो अस्मक है उसको ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा है जो कि दक्षिण भारत में है। कुरु की इंद्रप्रस्थ अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, बचा मत्स्य, इसका हो जाएगा विराटनगर। इस हिसाब से यदि हम इसका मैच करेंगे तो ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 34-12। और 34-12 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में। ये देखिए उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से वही राजधानी वाला ही क्वेश्चन है। आरओ मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये, कि कंबोज का कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है। कंबोज का कह रहे हैं हाटकपुर या राजपुर, ये ठीक है। अस्मक का पोतन या पोटिल, अभी हम लोग आपको बता रहे हैं। शूरसेन की देखिए कह रहे हैं कौशाम्बी, अभी हम लोगों ने देखा कि शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। कौशल की श्रावस्ती है, ये ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी रॉन्ग हो जाएगा और सही उत्तर वही होगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बताया कि अभी आरओ प्री 2021 वाले में पूछा गया था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है, उसमें कितने महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सी वाला, 8 महाजनपद थे। ठीक है, इनके नाम भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। कुरु है, पांचाल है, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। सबकी राजधानी एक बार जरूर देख लीजिए, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया भी है, आप चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं। 16 महाजनपद जुनून पढ़ाई का, बस इतना ही लिखिए आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। ठीक है, तो श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पे। पहली बात कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। दूसरा, एक सेकेंड, हमसे पूछ क्या रहे हैं, असत्य, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट सही था ना, इस वजह से मुझे लगा कि पहले वाले में ही इसका उत्तर निकल रहा है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर वो खुद व्यापारी हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मतलब मूल्य वगैरह तो वही बताएंगे ना। फिर कह रहे हैं श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। जाहिर सी बात है, पता चला सामने वाला चोरी करके सबका सब एकदम भ्रष्ट कर दिया, तो ये भी ठीक है। डी कह रहे हैं कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। अब जहाँ पर भी आपको मात्र, केवल, एकमात्र, इस तरह की चीज़ें दिखे ना, एक बार अपने माइंड को अलर्ट करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक किस्म के शब्द हैं। ठीक है, अक्सर रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसका उत्तर यही डी वाला हो जाएगा।
कि प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले जो समूह के लोग थे उनको क्या कहा जाता था? श्रेणी। ठीक है। इनके उद्भव का एक इम्पॉर्टेंट कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां जो है वो देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, उनकी गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने जो सदस्य हैं उनके आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी जो श्रेणी है इनका प्रचलन था। तो बस खत्म होता है। ठीक है, हमारी जो छठी सदी ईसा पूर्व का राजनीतिक इतिहास था वो समाप्त हुआ इन्हीं के साथ। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो वैसे तो हम लोगों का टारगेट रहता है कम से कम 40 मिनट की क्लास ज़रूर हो, लेकिन जब चैप्टर ही सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर आगे जो है 2-4 क्वेश्चन अन्य चैप्टर का करवा के मज़ा नहीं किरकिरा करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखा करिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तभी कह रहे हैं कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं जिससे मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।